नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में क्रिया का अभ्यास करेंगे। देखिए, क्रिया का जो उपयोग है हम हमारे हर एक वाक्य में करते हैं। तो कैसे करते हैं और इनके प्रकार क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। सर्वप्रथम हम क्रिया का मतलब क्रिया की परिभाषा ये जान लेते हैं। जिस शब्द के प्रयोग से कोई काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको पहले वाक्य बताती हूँ। मित्र ने उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। चिड़िया गाती है। चिड़िया क्या करती है? गाती है। नंदिनी खेल रही थी। नंदिनी क्या कर रही थी? खेल रही थी। हम प्रदर्शनी देखेंगे। हम क्या देखेंगे? प्रदर्शनी देखेंगे। तो इन सब वाक्यों में ये जो शब्द है, दिया, गाती है, खेल रही थी, देखेंगे, ये किसी न किसी कार्य का होना सूचित करते हैं। कार्य होने या कार्य करने को क्रिया कहते हैं। इसलिए ये जो शब्द है, दिया, खेल रही थी, गाती है और देखेंगे, ये सब क्रियाएं हैं। और ये क्रियाएं क्रमशः देना, गाना, खेलना और देखना, इन सब मूल धातुओं के मूल रूपों से बनी है। और क्रिया की मूल धातु के अंत में ना होता है और काल, लिंग, वचन के अनुसार इस मूल धातु के रूप में बदलते रहते हैं। तो देखिए, ये जो क्रिया है वाक्य के अंत में आते हैं और वाक्य पूर्णत्व या वाक्य को पूर्णत्व देते हैं, वाक्य पूर्ण रूप से बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए जब अपना काम पूर्ण हो या वाक्य पूर्ण हो, जिस शब्द से हमें ये जानकारी होती है तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 4 प्रकार है। सकर्मक और अकर्मक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो सबसे प्रथम हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जान लेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है वे सब सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। देखिए छात्रों, यहाँ पर मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ। शिकारी ने शेर को मारा। और दूसरा वाक्य है लड़का गेंद फेंकता है। अब इस वाक्य में मारा और फेंकता है जो अंत के शब्द है, जैसे शिकारी ने शेर को मारा, इस वाक्य में मारा, और दूसरे वाक्य में लड़का गेंद फेंकता है, इस वाक्य में फेंकता है, ये क्रियाएं हैं। तो इनका कार्य केवल कर्ताओं में ही समाप्त नहीं होता, इनका फल दूसरी वस्तुओं पर भी पड़ता है। और यहाँ पर मारा क्रिया का फल शेर पर और फेंकता है क्रिया का फल गेंद पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जिस वस्तु पर सकर्मक क्रिया का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले शब्द को ही कर्म कहते हैं। और इन वाक्यों में शेर और गेंद कर्म है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रियाएं होती है। दूसरे वाक्य है नौकर हंसता है, शर्मा जी गाँव पहुँचे। तो देखिए, इस वाक्य में या इन दोनों वाक्यों में नौकर हंसता है तो इस वाक्य में हंसता है, और शर्मा जी गाँव पहुँचे, इस वाक्य में पहुँचे, ये क्रियाएं हैं। जिनके व्यापार का फल किसी दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा है जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। तो देखिए छात्रों, आपको यह जो शब्द है, जो वाक्य है, इन वाक्यों को समझकर यह परिभाषा आपको जान लेनी है। दूसरा प्रकार है क्रिया का संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है, जिनमें मुख्य क्रिया के साथ किसी सहायक क्रिया के रूपों का भी प्रयोग किया गया हो, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ। जैसे देखिए, लड़की गिर पड़ी, इस वाक्य में गिर पड़ी क्रिया है। यह क्रिया गिरना और पड़ना इन दो क्रियाओं के मेल से बनी है। दूसरा वाक्य है माँ ने बेटे को समझाना चाहा। इस वाक्य में समझाना और चाहना इन दो क्रियाओं के मेल से बनी है और इस वाक्य में समझाना चाहा क्रिया है। तीसरा वाक्य है गाड़ी चली गई। इस वाक्य में चली गई यह क्रिया है और इस वाक्य में चली गई मतलब चलना और जाना इन दो क्रियाओं के मेल से बनी है। चौथा वाक्य है मैंने गिलास को दूध पतीले में उंडेल दिया। इस वाक्य में या इस वाक्य की क्रिया उंडेल दिया
उल्डेलना और देना इन दो क्रियाओं के मेल से बनी है। इस तरह हर एक वाक्य के देखिए, गिर पड़ी, समझाना चाहा, चली गई और उंडेल दिया, ये सब संयुक्त क्रियाएं हैं। इसलिए यहाँ पर एक क्रिया के साथ जब दूसरी क्रिया आती है उससे सहायक करने के लिए तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा प्रकार है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ में एक प्रकार की विशेषता ला देती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ लगने पर सहायक क्रिया अपना मूल अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है। तो देखिए, जैसे कि वाक्य है, आपको मैं बताती हूँ। मैं घर जाता हूँ, मैंने तुम्हें पेंसिल दी थी, लड़के खेलते हैं, तुमने काम किया था। इस प्रत्येक वाक्य में जाता हूँ, दी थी, खेलते हैं, किया था, ये सब सहायक क्रियाएं हैं और ये सब अपने अपने जो मुख्य क्रिया है उसे सहायक करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब सहायक क्रियाएं कहलाते हैं। चौथा प्रकार है क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें मैं पहले आपको कुछ वाक्य बताती हूँ। जैसे देखिए, बालक दूध पीता है, माँ ने बालक को दूध पिलवाया, माँ ने आया से बालक को दूध पिलवाया। पीता है, पिलाया, पिलवाया। तो इस वाक्य में जो पहला वाक्य है बालक दूध पीता है, इसमें बालक स्वयं दूध पीता है। माँ ने बालक को दूध पिलाया, इस वाक्य में बालक स्वयं दूध नहीं पीता है, माँ उसे दूध पिलाती है। और तीसरे वाक्य में माँ ने आया से बालक को दूध पिलवाया, मतलब बालक ने स्वयं दूध नहीं पिया, माँ ने भी नहीं पिलाया, बल्कि माँ ने आया से बालक को दूध पिलवाया। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो वाक्य है, इस वाक्य में क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इस तरह पिलाया और पिलवाया प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती है। दूसरा वाक्य है जैसे कि बच्ची खेलती है, माँ बच्ची को खिलाती है, माँ आया से बच्ची को खिलवाती है। इसी वाक्य में दूसरे वाक्य में खिलाती और तीसरी वाक्य में खिलवाती भी प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं कर्ता द्वारा न होकर उसकी प्रेरणा से दूसरों के द्वारा होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इन वाक्यों में पिलाया और खिलाती क्रियाओं के प्रथम प्रेरणार्थक रूप है तथा पिलवाया और खिलवाती क्रियाओं के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको जो 4 क्रिया के प्रकार है उनके बारे में भी आपको जानकारी दी है और क्रिया की जो परिभाषा है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी है। तो आपको यह वीडियो अच्छी तरह से देखकर समझ लेना है और इसका अभ्यास करना है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।